हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी तक हम 7 लेक्चर्स कर चुके हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये 8th लेक्चर है इस सीरीज का। इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं 8th लेक्चर। अभी तक 7th लेक्चर्स में हमने डिफरेंट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखे हैं। पहले हमने देखे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुए और उनके टाइम पे जो भी मेन इवेंट हुआ। देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी हुए इंडिया में और उनके टाइम पे जो भी मेन इवेंट हुआ। तो ये सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने किए हैं लास्ट लेक्चर्स में। सिर्फ लास्ट बचा है लॉर्ड कनिंग, वो हम आज करेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ था। इन्होंने सती को अबोलिश किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म किया, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। मकैले मैनूट नाम से एक कमेटी बनाई इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए, और इस कमेटी ने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। ठगी का सप्रेशन किया इन्होंने। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी को कम्प्लीटली बैन कर दिया और कंपनी को कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल बॉडी बना दिया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी की, परपेचुअल ट्रीटी और इंडस नेविगेशन ट्रीटी भी बोलते हैं ये। देन उसके बाद इन्होंने महलवारी सिस्टम ये लेके आए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे लॉर्ड मेटकैफ। उनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट थे, इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट पास हुआ था 1835 में इनके टाइम पे। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को रीडिस्कवर किया गया था इनके टाइम पे। देन लॉर्ड ऑकलैंड आए। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे फर्स्ट अफगान वार हुआ, और ईडन गार्डन जो है कलकत्ता में वो उनकी सिस्टर के नाम पे है। देन लॉर्ड इलनबाग ने अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट था। देन इनके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड हार्डिंग वन। इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ और इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। देन उसके बाद आए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स हुए। सेकेंड सिख वॉर हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया इन्होंने, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो पहला स्टेट एनेक्स किया गया था दैट वाज सतारा। देन सेकेंड बर्मीज वॉर हुआ इनके टाइम पे, ठीक है। देन इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1853 आया। उस चार्टर एक्ट 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ऐड किया गया पहली बार। ओपन कंपटीशन सिस्टम हुआ आईसीएस में। रेलवे लाइन बिछाई गई इनके टाइम पे, और पहली रेलवे लाइन पे जो रेल चली थी वो थी बॉम्बे टू थाने। ई टेलीग्राफ आया इनके टाइम पे। पोस्टल सिस्टम, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ इनके टाइम। संथाली अपराइजिंग हुआ। वुड डिस्पैच आया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, और इन सभी रिफॉर्म्स की वजह से ही इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। तो ये सारे के सारे गवर्नर जनरल अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो करेंगे हम, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बचे हुए हैं लॉर्ड कनिंग। तो लॉर्ड कनिंग जो है उनको स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड कनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और एक इनके टाइम पे एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उसमें जो ये अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चले आ रही थी पोस्ट, इस पोस्ट का नाम चेंज करके इसको वाइसरॉय कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कनिंग है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कनिंग है। इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे 1857 में। ये इनके टाइम का इंपॉर्टेंट इवेंट है। देन इनके टाइम पे इनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ। इस इनलिस्टमेंट एक्ट में बेसिकली क्या होता था, जो भी इंडियन सोल्जर्स होते थे उन हर एक इंडियन सोल्जर के लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि उनको अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो उनको ओवरसी डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन इसकी वजह से, इनलिस्टमेंट एक्ट की वजह से अपराइजिंग होगी 1857 की, उसमें ये एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए एक तरह से टैबू था। टैबू मतलब एक तरह से बैड ओमन, वो इस चीज़ को बुरा मानते थे कि हम लोग सी को क्रॉस करके कहीं और वर्क के लिए जाएंगे। तो ये इनलिस्टमेंट एक्ट जो था वो लॉर्ड कनिंग के टाइम पे आया था। देन रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ इनके टाइम पे, काफ़ी फेमस रिवोल्ट है ये, इसको हम देखेंगे डिटेल में। इसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको बोला जाता है। तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, देखते हैं इसके क्या क्या कोजेज थे। उन कोजेज को हमने डिवाइड कर दिया है। पहले देखते हैं पॉलिटिकल कोज क्या थे। जो सब्सिडरी अलायंस था लॉर्ड वेलेस्ली का,
जिसमें पहला स्टेट जिसने सब्सिडियरी लाइंस को एक्सेप्ट किया था वो हैदराबाद था। तो ये मेन रीजन था, ये एक पॉलिटिकल रीजन था जिसकी वजह से जितने भी प्रिंसली किंग थे वो सब के सब इनके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का आया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स को एनेक्स किया डिफरेंट टाइम पे। तो ये दो मेन पॉलिटिकल कोज माने जाते हैं जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। देन इकोनॉमिक कोज क्या थे? इकोनॉमिक कोज में था लैंड रिवेन्यू सिस्टम। जो डिफरेंट लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे उसकी वजह से पीजेंट्स जो थे वो इनके अगेंस्ट होते जा रहे थे ब्रिटिशर्स के। इसकी यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन में जो किंग थे या प्रिंस थे वो इनके अगेंस्ट हो रहे थे, ठीक है। सभी प्रिंस अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन जिनका एम्पायर एनेक्स हुआ मेनली वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। देन इकोनॉमिक कोज में जितने भी पीजेंट्स थे वो इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि इनकी जितनी भी लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स थे, लाइक जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, रोयतवारी सिस्टम मुनरो का, महलवारी सिस्टम बेंटिंग का, ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, बहुत हाई टैक्स लगाए जाते थे पीजेंट्स पे और जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी थी। देन प्लांटेशन सिस्टम था, एक ऐसा ही सिस्टम जो बेंटिंग ने चलाया था। ये सब सिस्टम्स की वजह से पीजेंट्स जो है वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। प्लांटेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता था, ब्रिटिशर्स कैन एक्वायर लैंड प्लांटेशन इन इंडिया। प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर्स अब इंडिया में लैंड एक्वायर कर सकते थे, ठीक है। तो इन सब सिस्टम्स की वजह से पीजेंट्स उनके अगेंस्ट हो गए और सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की वजह से कई सारे किंग और प्रिंस जो है वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। देन सोशल रिफॉर्म, जो कॉमन पर्सन था वो क्यों अगेंस्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा को अबोलिश कर दिया था। विडो रीमैरिज, देखने को तो ये अच्छे रिफॉर्म थे, सती प्रथा को अबोलिश करना और विडो रीमैरिज को, लेकिन कॉमन पर्सन ये मानता था कि ब्रिटिशर जो है वो हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हमारे अपने कल्चर में इसको इंटरफेरेंस मानते थे, इसलिए कॉमन पर्सन जो है वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते जा रहे थे। और दूसरा, जब क्रिश्चियन मिशनरी आए, हमने किया था चार्टर एक्ट 1830 से क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे। तो क्रिश्चियन मिशनरी जो आते थे तो वो वेस्टर्न जितनी भी एजुकेशन है या वेस्टर्न जो कल्चर है उसका प्रचार करते थे। इसके वजह से भी कॉमन पर्सन जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते जा रहे थे। देन मिलिट्री कोड क्या माने जाते हैं? मिलिट्री कोड में एक हमने किया था इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें किसी भी इंडियन सोल्जर्स को अब रिक्वायरमेंट पड़ने पे ओवरसीज भेजा जा सकता था, लेकिन ब्राह्मण्स जो है वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो इनलिस्टमेंट एक मिलिट्री रीजन था कि मिलिट्री में जो पर्सन थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी जो है उनको कंटोनमेंट मतलब एक तरह से जो जहाँ पे आर्मी वगैरह रहती थी, जो सिपाही थे वो रहते थे, तो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया गया था। तो वही वो वेस्टर्न कल्चर का प्रचार करते थे जो हिंदू और मुस्लिम्स को सही नहीं लगता था। देन अबोलिशन ऑफ फॉरेन अलाउंस और बट्टा। पहले एक बट्टा सिस्टम चलता था कि अगर किसी भी सिपाही की, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वर्क कर रहा है, अगर उसको कहीं बाहर भेजा जाता है कोई फॉरेन वॉर लड़ने के लिए, तो उसको एक्स्ट्रा पे किया जाता था। तो ये सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था। तो ये सारे मिलिट्री रीजन थे कि क्यों ये रिवोल्ट हुआ 1857 का। देन ये सारे रीजन्स तो टाइम टू टाइम इसमें ऐड करते गए, लेकिन जो इमीडिएट कोज थे जिनकी वजह से वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था, इन सब ने तो बाद में एडअप किया। कॉमन मैन बाद में ऐड हुए, ठीक है, मिलिट्री पर्सन हुए ऐड, किंग्स और प्रिंस ऐड हुए कुछ, ठीक है, पीजेंट्स ऐड हुए कुछ उसमें रिवोल्ट में। तो लेकिन जो एक कोई भी इवेंट होता है उसको होने का एक इमीडिएट कोज होता है कि वो स्टार्ट क्यों होगा। तो वो इमीडिएट में दो कोज माने जाते हैं मेनली। फर्स्ट, जो ग्रीज कार्टरेज दी जाती थी, जिसमें हिंदूज को ऐसी कार्टरेज दी जाती थी जिन पे काऊ मीट होता था, और मुस्लिम्स को ऐसी कार्टरेज दी जाती थी जिस पे पिग मीट होता था। तो ये उनको अपने मुंह से छीलनी पड़ती थी, इसलिए ये दोनों ये मानते थे कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है। तो ये एक इमीडिएट कोज था, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इसको लेके। देन रिवोल्ट करने में मंगल पांडे सबसे आगे थे, और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन कर दिया था। और ये एग्जीक्यूशन हुआ था उनका बैरकपुर में। बैरकपुर जो है वो कलकत्ता में है, बंगाल में, ठीक है। तो ये इमीडिएट कोज हो गया था। इसके बाद आर्मी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो इंडियन आर्मी थी वो खुल के इनके अगेंस्ट आ गई थी, और फिर धीरे धीरे सोशल पर्सन ऐड हुए, इसमें पीजेंट्स ऐड हुए, और कुछ किंग और प्रिंसेस ने साथ दिया उनका। तो इस तरह से ये एक बड़ा रिवोल्ट बन गया था। अभी जो बड़ा रिवोल्ट बन गया था, तो इसमें डिफरेंट प्लेस पे कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया, एक बार वो देख लेते हैं। तो जो जितने भी डिफरेंट प्लेसेस थे, उन प्लेसेस पे जो लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया इस
जिन्होंने इस रिवोल्ट में लीडरशिप किया डिफरेंट प्लेसेस पे, वो देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। एक तरफ आपको ये प्लेसेस गिवन होते हैं और एक तरफ लीडर्स के नाम गिवन होते हैं, और आपको मैच करना होता है कि कौन से प्लेस से कौन सा लीडर था। तो दिल्ली से जो मेन लीडर थे वो थे जनरल भगत खान, कानपुर से मेन लीडर थे नाना साहिब, लखनऊ से मेन लीडर थी बेगम हजरत महल, बरेली से मेन लीडर थे खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बागपत से शाह महल। ये सारे के सारे लीडर्स थे जिन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। अब ये रिवोल्ट जो है वो मेनली फेल हो गया था। फेल होने के कुछ रीजंस थे, हालांकि ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन मेन में पूछे जा सकते हैं। तो मेन हम उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। जो मेन रीजन थे कि इसको मास सपोर्ट नहीं मिला हर एक सेक्शन का, चाहे वो पीजेंट हो चाहे वो प्रिंसेस हो, कुछ ऐड थे, मतलब ऐसा नहीं था कि मास मूवमेंट नहीं बन पाया ये, ठीक है। लीडरशिप की कमी थी, कुछ ही प्लेस ऐसे थे जहां पे परफेक्ट लीडरशिप मिल पाई इसको। ऑल अक्रॉस द इंडिया परफेक्ट लीडरशिप नहीं मिल पाई, और ना ही कोई एक कंप्लीट लीडर इनको मिल पाया। नो सपोर्ट फ्रॉम द प्रिंसली क्लास, वो प्रिंसली क्लास जो जिन्होंने ब्रिटिश की सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, वो इसमें शामिल नहीं हुए, या जिनके अच्छे रिलेशनशिप थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उन प्रिंसली स्टेट्स ने रिवोल्ट में बाकी का साथ नहीं दिया। लैक ऑफ यूनिटी, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, लैक ऑफ आर्म एंड इक्विपमेंट, ये सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये फेल हुआ। देन ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पे ये रिवोल्ट ज्यादा हुआ था, और उसको रिवोल्ट को स्प्रेस करने के लिए डिफरेंट ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट थे या ब्रिटिशर्स के मेन आर्मी कमांडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को स्प्रेस करने में हेल्प किया। ये उनके सबके नाम है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपको एक तरफ प्लेस दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उनके लीडर्स दिए जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दिल्ली में, कानपुर में और लखनऊ में तो मल्टीपल लीडर्स थे, लेकिन झांसी और बनारस को आपको मेनली ध्यान रखना है। झांसी में सर ह्यूज रोज और बनारस में कर्नल जेम्स नील, ये आपको मेनली ध्यान रखना। इसमें कई लीडर्स ऐसे भी हैं जैसे कोलिन चैम्बल हैं, ये मल्टीपल प्लेसेस पे थे, ठीक है। तो आपको मेन जो याद रखना है वो ये आप 3 याद रखना, कानपुर, झांसी और बनारस, इससे मेनली काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैचिंग करना आया तो कोई 2 या भी मैच हो गई सही से, जैसे झांसी और बनारस भी मैच हो गया तो बाकी ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं, वो ऐसे ऑप्शंस देंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये लीडर्स हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्प्रेस करने में हेल्प की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। देन ये डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिवोल्ट को लिखा है, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला, तो वीडी सावरकर ने बोला, ठीक है। नीदर फर्स्ट वॉर नोर द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला, आरसी मजूमदार ने बोला, ठीक है। नोट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवोल्ट, ये बोला आरसी मजूमदार ने और एसएन सेन ने। तो ये इनकी जो कोट हैं जो इन्होंने किया है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए, तो आपको कोट देके ये पूछ सकते हैं कि किस हिस्टोरियन ने ये बात बोली थी, ठीक है। एरिक स्टोक्स ने बोला इलिटिस्ट इन कैरेक्टर, उनका मानना था कि कॉमन पर्सन्स ने भाग नहीं लिया, सिर्फ जो इलीट लोग थे, इलीट पर्सन थे सोसाइटी के, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया। लॉरेंस एंड सिलेले, इन्होंने बोला मियर ए सिपाही म्यूटेंट, इन्होंने बोला कि सिर्फ सिपाही थे, ना ही तो कॉमन पर्सन था और ना ही किसी प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो हर एक हिस्टोरियन का अपना अलग से एक व्यू होता है किसी भी इवेंट को देखने का। तो इन सब हिस्टोरियंस ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि उनका क्या मानना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसा रिवोल्ट था। तो टी.आर. होम्स ने बोला ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बिज्म। जेम्स ओट्राम ने बोला ए मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रेवांस। और पर्सिवल स्पीयर ने बोला 3 फेज ऑफ द रिवोल्ट। तो ये आपको ये मेन ध्यान रखने हैं कि मेन किस हिस्टोरियन ने क्या बोला था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। कोई भी एक कोट देके, ये इनके जितने भी कोट हैं, कोई एक कोट देके आपसे पूछा जा सकता है कि किस हिस्टोरियन ने ये बोला था, ठीक है। पीसीएस में ऐसा पूछा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम ही है, लेकिन यूपीएससी में इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि यूपीएससी इनको पूछ सकती है। देन क्या क्या इफेक्ट हुए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ, इसके क्या आफ्टर मैथ हुए, क्या इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट तो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया इंडिया में, और क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। क्राउन का टेक ओवर करने का मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट
अब इंडिया में जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी वो सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ गई थी। ठीक है, अब कोई भी कंपनी रूल नहीं कर रही थी। ठीक है, कंपनी रूल अबोलिश कर दिया। क्वीन प्रोक्लेमेशन, क्वीन प्रोक्लेमेशन का मतलब है कि क्वीन ने एक प्रोक्लेम किया कि अब इंडिया जो है वो क्राउन रूल के अंडर है। उसको मेनली हम बोलते हैं इलाहाबाद डिक्लेरेशन। तो पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद डिक्लेरेशन क्या है, तो क्वीन प्रोक्लेमेशन था। किस बात का प्रोक्लेमेशन? कि जो इंडिया है अब वो क्राउन के अंडर है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं है। ठीक है, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का वो सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया था। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। रेशियल हेट्रेड और ज़्यादा डीपन हुई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो नहीं बन पाई थी इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो इसलिए जो रेशियल हेट्रेड है वो बढ़ती ही गई इस रिवोल्ट के बाद। और सिपाही वाइट म्यूटनी हुई इसके बाद। वाइट म्यूटनी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या था। अब जो लास्ट मुगल रूलर थे उस टाइम बहादुर शाह जफर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट मुगल रूलर कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो जितने भी काफ़ी सारे सिपाही जो है वो बहादुर शाह जफर के पास गए थे कि आप इस मूवमेंट को लीड कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने कोशिश भी किया था इस मूवमेंट को लीड करने के लिए। वो इसलिए चाहते थे कि बहादुर शाह जफर लीड करे क्योंकि एक टाइम पे मुगल्स जो है वो पूरी इंडिया पे राज करते थे। तो वो एक सिंबल मानते थे सेंट्रलाइजेशन का मुगल्स को, इसीलिए सब इकट्ठा होकर काफ़ी सारे प्लेसेस से बहादुर शाह जफर के पास गए थे कि आप लीड कीजिए इस रिवोल्ट को। अगर इंडिया हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं तो फिर हम दोबारा से मुगल रूल जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने फिर बाद में क्या किया, जब पहले तो इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और बाद में जो लास्ट मुगल थे उनको गिरफ्तार किया और उनको रंगून भेज दिया डिफरेंट चार्जेस लगा के। रंगून जो है वो बर्मा में था उस वक्त, और बर्मा जो है वो आज का म्यांमार है। ठीक है, और म्यांमार में एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि म्यांमार में इस वक्त मिलिट्री कूप है। मिलिट्री कू का मतलब होता है कि अभी वहां पे मिलिट्री का शासन है, और जहां पे मिलिट्री रूल होता है तो वहां पे एक टर्म यूज की जाती है स्ट्रेटोक्रेसी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है, रूल बाय पीपल, तो स्ट्रेटोक्रेसी होती है, रूल बाय मिलिट्री। ठीक है, तो अभी म्यांमार में जो है वो मिलिट्री रूल है। देन क्राउन रूल ने ओवरटेक कर लिया था इस इवेंट के बाद। 1857 का जो इवेंट था उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1857। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि 4 चार्टर एक्ट आए थे। पहला चार्टर एक्ट था 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, और 1853 में लास्ट आया था। ठीक है, तो उसके बाद अभी कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, क्योंकि चार्टर एक्ट जो चार्टर दिया जाता था वो कंपनी को दिया जाता था। अब कंपनी को अबोलिश कर दिया गया था, तो अब की बार एक नया एक्ट आया जिसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 किसके टाइम पे आया था? तो हम लॉर्ड कनिंग कर रहे हैं, तो लॉर्ड कनिंग के टाइम पे आया था। लॉर्ड कनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जो रिवोल्ट हुआ उसकी वजह से ये नया एक्ट लेके आया गया था। ठीक है, और इस रिवोल्ट को बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है। जो ये एक्ट है, इस एक्ट का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। ठीक, सो इस एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ने क्या किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी पावर्स जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दी थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इनडायरेक्टली वर्क करता था ब्रिटिश क्राउन के नीचे। जो इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड पर्सन होता है। ठीक है, वहां पे वो होता है मोनार्की सिस्टम। तो ब्रिटिश में मोनार्की सिस्टम चलता है आज भी। पार्लियामेंट के ऊपर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो ब्रिटिश क्राउन होता है, कोई किंग या क्वीन होती है, तो होता है मोनार्की सिस्टम। हमारे यहाँ इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाए तो प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर पूछा जाए तो वो होता है पीएम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड है तो वो डेमोक्रेसी है,
और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। तो कोई पूछ ले कि इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है, एक्सप्लेन करो, तो आप बताओ कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड पर्सन होता है। हालांकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ये हो गया कि हम लोग डायरेक्टली एमएलए और एमपी चुनते हैं और हमारे चुने हुए एमएलए और एमपी जो है वो डायरेक्टली वोट करके, ये एमएलए और एमपी डायरेक्टली वोट करके चुनते हैं प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब पीपल जो है वो इनडायरेक्टली चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, तो लेकिन इलेक्टेड है, इसकी वजह से उस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। ठीक है। और जो क्वीन ने टेक ओवर किया, क्वीन रूल या ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया, उसको इलाहाबाद डिक्लेरेशन से के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये चीज इलाहाबाद में डिक्लेयर किया गया था कि अब कंपनी को अबोलिश कर दिया गया है और जो ब्रिटिश क्राउन है वो ओवरटेक कर रहा है इंडिया में। देन और क्या मेन फीचर थे इस जो ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था अब तक, उस पोस्ट का नाम बदल के अब वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया और ऐसा बनने वाला पहला पर्सन था लॉर्ड कनिंग। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। 1773 एक्ट में 1772 तक होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, 1773 में हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये बनने वाला पहला पर्सन था लॉर्ड वार्न हास्टिंग। फिर 1833 तक ऐसे ही चला और 1833 में इस पोस्ट का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये बनने वाला पहला पर्सन था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर ऐसे ही चला और 1858 में इस पोस्ट का नाम हो गया वॉइसरॉय और पहला वॉइसरॉय था लॉर्ड कनिंग। तो ये सारा का सारा सिस्टम चला है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुआ था और वॉइसरॉय पे एंड होगा। देन जो ये गुड गवर्नेंस का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसने अबोलिश कर दिया डबल गवर्नमेंट को। ये डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट से आई थी 1784 के। डबल गवर्नमेंट क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल फंक्शन देखेंगे कंपनी का, कमर्शियल फंक्शन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बनाया था जो पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते थे डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो इसको एंड कब किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इसको एंड कर दिया गया। देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिप्लेस किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, पहले सिस्टम क्या होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपील करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वाइसराय और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बदल के इसी की जगह बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था, ये एक मेंबर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का और इसको एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई, इंडियन काउंसिल, जिसका काम होता था एडवाइज करना इसको कि क्या हमें कैसे रन करना है पूरे के पूरे सिस्टम को। उसके लिए इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो हम ये देख सकते हैं कि मेनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बना दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को की जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स लगा दिए गए। तो सारा का सारा जो सिस्टम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या था, सारा का सारा सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज पे था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का रूल लेके आया जाए। तो वो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको रिफॉर्म करके कैसे ब्रिटिश क्राउन के नीचे लेके आया जाए, ये इस पे सारा का सारा डिपेंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देन नेक्स्ट उसके बाद लॉर्ड कनिंग के टाइम पे आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना था वो 1858 से कर दिया। अब उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन ये चाहता था कि अब हम अपने रूल को आराम से चलाएं, और आराम से वो तभी चला सकते थे जब इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होता। और ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन की मांग भी उठ रही थी काफी टाइम से कि इंडिया में जो हम पे रूल कर रहे हैं उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स अब आगे कोई ऐसी म्यूटिनी नहीं चाहते थे, जैसे सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 की। तो उन्होंने क्या किया, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए एक्ट ऑफ 1858 लाके, और फिर वो काउंसिल एक्ट लेके आए, 3 काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इन काउंसिल एक्ट में बेसिकली क्या किया गया, कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडियंस,
को मांगा गया और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया गया। तो ऐसा ही एक काउंसिल एक्ट था, काउंसिल एक्ट ऑफ 1850, काउंसिल एक्ट ऑफ 1860। सो जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया तो इसको एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आगे वो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म होने लगे थे वो यहाँ से स्टार्ट हुए थे जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। देन जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया, क्या क्या मेन प्रोविजंस थे वो देखते हैं इसका। बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि इंडियंस को एसोसिएट करने लग गए थे, वो इंडियंस को इंक्लूड करने लग गए थे लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इससे पहले हमने देखा था चार्टर एक्ट 1853 आया था जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन आया था पहली बार, लोकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन रिप्रेजेंटेशन से कंफ्यूज मत करना। लोकल रिप्रेजेंटेशन में जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स होते थे वो जाते थे, लेकिन वो लोकल प्रोविंस से जाते थे। कौन कौन से? मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। इन प्रोविंसेस से लोकल रिप्रेजेंटेशन जाता था ब्रिटिशर्स की फॉर्म में। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था काउंसिल एक्ट 1861 में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लोकल रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हुआ? तो चार्टर एक्ट 1853 में। और इंडियन रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हुआ? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। देन तो इस एक्ट में पहली बार वॉइसरॉय जो थे लॉर्ड कनिंग, उन्होंने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये भी ध्यान रखना है कि इंडियंस को पहले ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया था। और जो उन्होंने उनकी जो काउंसिल होती थी, पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो फिर ये वाइसरॉय बदल गए, तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उनको ऐड किया गया था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का कोई भी से नहीं होता था, वो जस्ट नाम के मेंबर होते थे। तो इंडियंस को जस्ट खुश करने के लिए उन्होंने एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। तो कौन कौन से मेंबर जो ऐड किए गए पहली बार? वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया था कि उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये सारे के सारे ऐड किए गए थे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। ध्यान रखना है किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये भी ध्यान रखना है अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। अभी पहले जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया है। तो यूपीएससी पॉइंट से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया था या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आया था? तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाद में आएगा। देन इसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1773 में, जब हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट। हमने बोला था कि सेंट्रल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। वो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम पीक पे पहुंचा था 1833 के चार्टर एक्ट में, जब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था। उनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। तो सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच गया था। तो उस सेंट्रलाइजेशन को अब डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो उनकी जो पावर छीनी गई थी चार्टर एक्ट 1833 में, उसको वापस से लौटा दिया गया था। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जैसे सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और वो पीक पे पहुंचा था 1833 में। तो ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी काउंसिल एक्ट 1861 से। देन इस एक्ट के थ्रू एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे आज के टाइम पे होता है, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर अलग होता है, तो ये सारे पोर्टफोलियो होते हैं। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया गया पहली बार। तो ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि पोर्टफोलियो सिस्टम को किस टाइम चलाया गया था, कौन से ईयर में? 1861। कौन उस वक्त वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था? लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग वॉइसरॉय था और काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर ये पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया गया था। देन इसमें एक सिस्टम और भी किया गया। हालांकि वॉइसरॉय के पास उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि इमरजेंसी टाइम पे वॉइसरॉय को ये पावर दी गई कि आप ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हो। ये ऑर्डिनेंस आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट लेके आते हैं अंडर आर्टिकल 123।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 123, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। ऑर्डिनेंस बेसिकली कुछ नहीं होता, जिस टाइम पे लॉ नहीं बनाया जा सकता, जिस टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते, दोनों हाउस चल नहीं होते, उस वक्त अगर कोई लॉ बनाना है तो उसको सिंपली लॉ को बना के और प्रेसिडेंट से पास करवा लेते हैं, उसको ऑर्डिनेंस बोल देते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस सिस्टम जो है, इसकी स्टार्ट जो हुई थी वो काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी। और अगेन पूछा जा सकता है वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कनिंग उस वक्त वायसराय थे। तो ऐसा ही ऑर्डिनेंस वायसराय लेके आ सकता था विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंकरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, और ऐसा ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती थी वो 6 महीने के लिए होती थी। आज के टाइम पे भी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं उसकी नॉर्मल लाइफ 6 महीने ही होती है, लेकिन मैक्सिमम उसकी होती है 6 महीने और 6 वीक, 6 मंथ 6 वीक, जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं ये आर्टिकल 123 के अंदर। ठीक है, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। जो लोअर लेवल पे प्रोविंस होते थे, पहली बार वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। पहले तो ये सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी वाइसरॉय के पास, लेकिन अब जो जितने भी प्रोविंस थे, जैसे बंगाल था, पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था और पंजाब दोबारा आ गया, इन प्रोविंसेस में जो है वो पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ये भी काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया था। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म किए गए, इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में लाया गया, लेकिन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, और कुछ और भी चेंज किए गए। देन लॉर्ड कनिंग के टाइम पे व्हाइट म्यूटिनी हुई थी। व्हाइट म्यूटिनी बेसिकली क्या थी कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने सिपाही होते थे, उनकी अपनी आर्मी थी, उन आर्मी को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था, ठीक है, और उनके अपने ऑफिसर थे। लेकिन जब जैसे ही ये सारे के सारे सिपाही ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आए, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इन सिपाही को जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। और जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स होते थे और जो कंपनी के ऑफिसर होते थे, वैसे तो उनका रैंक सेम होता था, लेकिन जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स होते थे उनको ऊपर माना जाता था कंपनी के ऑफिसर से। तो इसलिए वो इस बात से भी खुश नहीं थे, और जितने भी सिपाही थे या ऑफिसर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, जो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे, तो उन सब ने एक रिवोल्ट कर दिया था इन चीजों को लेके। तो ये रिवोल्ट हुआ था 1859 में, इसी को बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी। ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ लॉर्ड कनिंग के टाइम पे, वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये बनाने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंग। ये अलेक्जेंडर कनिंग जो थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज भी काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की गई थी 1861 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पढ़े। तो यहाँ पे हमारे सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म हो गए, और हमने पहला वॉइसरॉय भी पढ़ लिया है जो था लॉर्ड कनिंग, और उनके टाइम पे जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक है। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब 9th लेक्चर आएगा इस सीरीज का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इनको किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।